प्रिय छात्र छात्राओं, आपके अपने यूट्यूब चैनल करण सिंह बिसला पर स्वागत है। आज हम एक बहुत शानदार टॉपिक लेके आए हैं कक्षा 8, कक्षा 10 और 11, 12 का और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कि भारत की जो विभिन्न बंदरगाहें हैं उनके बारे में बहुत बारीकी से और व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। तो अधिक से अधिक चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्या है बंदरगाहें। ये भारत की बंदरगाहें हैं। ये भारत का मानचित्र आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, बंगाल की खाड़ी है। ये बंगाल की खाड़ी मैंने यहां लिख दिया है। और ये भाग जो है, यह है अरब सागर। अरब सागर। नीचे वाला जो भाग है वो हिंद महासागर। हिंद महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पर है, हमारे हिंदुस्तान के नाम पर, हिंद महासागर। ये इसके बाद हम देखते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक ये जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पूर्वी तट। मैंने लिख दिया यहां पर पूर्वी तट। और ये जो ये है यहां से यहां तक, ये सारे का सारा भाग क्या है? ये है पश्चिमी तट। यानी ये पश्चिमी तट है, ये ध्यान कर लें। और ये जो है पूर्वी तट है, ये वाले भाग, इसको ध्यान करें। मैंने यहाँ पर आज हम पूर्वी तट की बंदरगाहों का अध्ययन करेंगे कि कौन सी बंदरगाहें कहाँ पर हैं, उनको हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ आ जाते हैं। यहाँ ये बांग्लादेश से है। यहाँ पर थोड़ी सी ऐसी चोंच निकली हुई है, यूँ देखिए ऐसे मैंने दिखाया। तो वहाँ पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है कोलकाता। वो गंगा नदी के ऊपर है, काफी अंदर, 150 किलोमीटर अंदर जा करके। तो उसका नाम है कोलकाता। मैं यहाँ लिख देता हूँ कोलकाता। ये एक मुख्य बंदरगाह है। ठीक इसके सहारे फिर एक बंदरगाह और है जिसका नाम है हल्दिया। ये देखिए, मैं यहाँ पर एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो कोलकाता है वो एक नदीय पतन है। नदी का मतलब क्या होता है? समुद्र से लगभग 150 किलोमीटर अंदर है जाकर के। तो इस देश को नदीय पतन कहा जाता है। पर इस पतन की विशेषता क्या है कि इसके ऊपर ज्यादातर पटसन या फिर अन्य प्रकार का जो सामान है वो उपयोग होता है, कुछ अनाज चावल इत्यादि उसका पोर्ट होता है। लेकिन ये नदी पतन होने के कारण प्राइस में एक तरह से मिट्टी भर जाती है, यानी ये उथला हो जाता है। इसको बार बार खोदना पड़ता है। कोलकाता का भार कम करने के लिए ठीक वहीं पर एक हल्दिया बंदरगाह बना गया। मैं बता देना चाहता हूँ, जो कोलकाता है ना, उसके बाद एक जगह है जिसका नाम है खादिरपुर, और एक है डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर ये इसकी मुख्य जगह है जहाँ से जहाज़ों का बहुत ज़्यादा आवागमन होता है, जहाज रुकते हैं। ये इसकी दो जगह, खादिरपुर और डायमंड हार्बर, कोलकाता के पास। और कोलकाता का भार कम करने के लिए वहीं पर एक हल्दिया बंदरगाह बना गया है जो कि आधुनिक ढंग का है। इसका भार कम करने के लिए बिल्कुल कलकत्ता के पास ही है। तो दो बंदरगाह तो हमारे ये हुए। लेकिन कलकत्ता से जो व्यापार होता है वो व्यापार यहाँ होता है, जैसे पटसन हो सकता है, चावल हो सकता है, चमड़ा हो सकता है, इस प्रकार का सामान लगभग। दूसरा फिर क्या देखिए, यहाँ से थोड़ा आगे आते हैं तो ये है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर एक बंदरगाह है जिसका नाम है पारादीप। कहीं ना कहीं इसको पाराद्वीप भी बोल देते हैं और पारादीप भी है। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है पारादीप जो बंदरगाह है वो है। इस पारादीप के ऊपर क्या होता है? जो पारादीप बंदरगाह दे रखे, इसको हम ध्यान से देख सकते हैं। इस बंदरगाह के ऊपर जापान को लोहे का व्यापार किया जाता है। यानी यहाँ जो छोटा नागपुर का पठार है, देखिए ये हमने पढ़ा था, ये जो क्षेत्र है ये है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार, ये छोटा नागपुर का जो पठार है, यहाँ बहुत अधिक लोहे के कारखाने हैं और उन्हीं से जो है इसके ऊपर आसान है। और यहाँ से जो है ना विशेषकर जापान और चाइना जैसे देशों को लोहा का जो है ना मतलब यानी आयात किया जाता है। ये ध्यान रखें। यहाँ पर ये पारादीप बंदरगाह है। उसके बाद ये हम यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ पर है तो विशाखापट्टनम। ये देखिए, ये है विशाखापट्टनम। ये एक विशाखापट्टनम नामक बंदरगाह है। इस विशाखापट्टनम की जो
एक तरह से डॉल्फिन नोज है। डॉल्फिन की जो नोज होती है ना, ऐसे पैना बंदरगाह है ये इस तरह से। डॉल्फिन नोज होने के कारण इस विशाखापट्टनम बंदरगाह के अंदर क्या है कि जो प्राय समुद्री तूफान आ जाते हैं या समुद्र की जो लहरें होती हैं उनसे यहाँ पर नुकसान नहीं होता, बचाव हो जाता है। क्यों? डॉल्फिन नोज ऐसे निकली हुई है, यानी जैसे मैं उंगली करता हूँ इसकी तरह है, ये ऐसे है। तो ऐसे होने से क्या है, ये बंदरगाह सुरक्षित है। और इस बंदरगाह की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ पर जलयान बनाए जाते हैं, बड़े बड़े जो पोत बनाए जाते हैं यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पर क्या होता है, ये विशाखापट्टनम और जो आसपास के जो कर्नाटक वगैरह के लोहे के क्षेत्र वहां निकट होने के कारण यह विशाखापट्टनम है दूसरे देशों में लोहे का भी आयात निर्यात किया जाता है। और यहाँ पर पेट्रोलियम, जो कि दूसरे देशों से पेट्रोलियम आना, उसका भी जो है यह एक बहुत बड़ा केंद्र है ये। उसके बाद फिर क्या है, फिर यहाँ पर है मछलीपट्टनम, उससे आगे यह नागापट्टनम। ये देखिए मैं लिख देता हूँ मछलीपट्टनम, या कुछ मछलीपट्टनम भी बोल देते हैं, मछलीपट्टनम भी कहिए। ये है नागापट्टनम, नागापट्टनम। ये दो बंदरगाहें हैं यहाँ पर। ये दोनों के दोनों उपयोगी बंदरगाहें हैं। ज़्यादातर जैसे कि मछलियाँ सुखाना या कुछ पेट्रोल पदार्थ लाना, कुछ लोहे के छोटे मोटे ऐसे आयात निर्यात करना, उनके लिए इनका उपयोग होता है। और उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर है चेन्नई बंदरगाह। ये चेन्नई, ये चेन्नई बंदरगाह है। यहाँ पर जो चेन्नई बंदरगाह है ये एक तरह से इस तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी पूर्वी तट का बड़ा बंदरगाह है। ध्यान रखिए, बड़ा बंदरगाह है ये, ध्यान रखें। ये प्रश्न आ जाता कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलेगा। आप बताइए, देखिए मैंने बताई यहां से लेकर के यहां तक ये पूर्वी तट है ये सारा। और पूर्वी तट में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? चेन्नई बंदरगाह है, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद फिर क्या है, चेन्नई के ऊपरी एक बहुत ही आधुनिक बंदरगाह है जिसका नाम है एन्नोर। ये प्राकृतिक बंदरगाह है चेन्नई, काफी व्यस्त बंदरगाहों में है। एन्नोर है यहाँ पर, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, मैं इसको आगे ले जाऊंगा यहाँ से। एन्नोर, ये एन्नोर बंदरगाह है। ये लगभग यहाँ से 24 किलोमीटर है, ये ध्यान रखें। चेन्नई से 24 किलोमीटर उत्तर की तरफ है एन्नोर। यह एक ऐसा बंदरगाह है जो पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत है और एक तरह से पब्लिक उसका है ये, मतलब यानी पब्लिक कंपनी जो कि मतलब बनाई गई थी भाई, ये जो है ना एक प्राइवेट कंपनी उसको सौंप दिया गया था। पहला ऐसा बंदरगाह है जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनर सौंपा गया है और पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत बंदरगाह है। कृत बंदरगाह है यह है एन्नोर, इसको ध्यान दें। दूसरा फिर मेन बंदरगाहों के बारे में थोड़ा और होता है। चेन्नई है, जैसे इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि चेन्नई के बारे में कि एक प्राकृतिक बंदरगाह है। पारादीप के बारे में पढ़ चुके हैं। पारादीप के बारे में एक बात है कि यहाँ कीरूबीरू क्षेत्र है, जो एक यहाँ पर इसके आसपास ही कीरूबीरू यानी कीरूबीरू क्षेत्र है एक, उसके जो है ना मतलब यहाँ से जापान को, किसको? जापान को एक तरह से लोहा आयात किया जाता है। इस बात को ध्यान रखें, इसको हम देख सकते हैं ये, यानी कि रीबीरू है, क्या है कि मैंने शायद लिख दिया, ये है कीरीबुरु, शायद की री आएगा, ये शायद कीरीबुरु हो गए, कीरीबुरु यानी कीरीबुरु, हाँ कीरीबुरु क्षेत्र है। वहां से लोहा जो है जापान को, देखिए जापान यहाँ से हम घूम के आते हैं तो जापान लगभग यहाँ है, वहां तक जाता है। पारादीप हो गया, विशाखापट्टनम के बारे में बता दिया हमने, मछलीपट्टनम, नागापट्टनम, चेन्नई। चेन्नई के बाद क्या है यहाँ पर तूतीकोरिन बंदरगाह है। देखिए ये है तूतीकोरिन बंदरगाह है, ये बिल्कुल लास्ट का बंदरगाह इस साइड में। तो इसको हम देख सकते हैं, जो तूतीकोरिन बंदरगाह है उसके बारे में क्या है। देखिए ये बिल्कुल चेन्नई से इस साइड में है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जिस तरह है पेट्रोल रसायन है, मछलियाँ हैं, और इस तूतीकोरिन बंदरगाह से प्राय यहाँ जो दक्षिणी भारत में जैसे कि रबड़, कहवा या फिर मसाले इत्यादि का आयात निर्यात तूतीकोरिन बंदरगाह से किया जाता है। इस बात को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम देखेंगे इस साइड में हमने विशाखापट्टनम पढ़ लिया है। विशाखापट्टनम जो है ना वो काफ़ी गहरा बंदरगाह है, लोहा इत्यादि, खाद वगैरह, उर्वरक वगैरह, इनका आयात निर्यात होता है। और क्या रह जाता है इस साइड में, ये फिर लास्ट में बिल्कुल कन्याकुमारी है। ये
ये लास्ट है कन्याकुमारी। फिर उसके बाद हम ये आ जाते पश्चिमी तट के बंदरगाहों पर। सबसे पहले आएंगे यहाँ पर, ये है कांडला, मैंने लिख दिया है कांडला बंदरगाह है। जब कराची बंदरगाह है पाकिस्तान के पास चला गया तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया। तो जो ये कांडला बंदरगाह है इसके पास ही एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रिफाइनरी जिसका नाम जामनगर में है, रिलायंस कंपनी की, वो यहीं पर प्रतिस्थापित है, जामनगर इसके पास ही लगभग। तो कांडला जो बंदरगाह है ये क्या है, ये पूरी तरह से मुक्त व्यापार बंदरगाह है। ध्यान रखें, कांडला मुक्त व्यापार का मतलब क्या होता है, यहाँ पर किसी प्रकार का टैक्स वगैरह जो है वो नहीं देना पड़ता, कोई भी यहाँ आवागमन सामान का, वो इसको कर मुक्त किया गया है पूरी तरह से कांडला बंदरगाह को। इस बात को हम विशेषकर ध्यान रख लेंगे। कांडला और एक है जवारी पत्तन, इस बात को भी ध्यान रखें। जवारी पत्तन का मतलब क्या होता है, कई लोग सोचते जवारी क्या, देखिए मैंने बताया था ना कि जो समुद्र है उसका पानी 24 घंटे में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की तरफ चढ़ता है 2 बार, और 2 बार ही वो लगभग उतरता है। तो जवारी पतन क्या है कि लगातार जब पानी इसकी तरफ आता है तो जहाज यहाँ समुद्र से अपने आप तट के पास आ लगते हैं और उनको सामान का भर लिया जाता है। जब पानी उतरने लगता है तो वो अपने आप यानी तट से समुद्र की तरफ आने लगते हैं, जिससे उनका खर्च बच जाता है। तो ये जवारी पतन भी है। कांडला के बाद है यहाँ पोरबंदर, ये लिखा मैंने, देखिए पोरबंदर वही जगह है जहाँ गांधी नामक व्यक्ति ने जन्म लिया था, पोरबंदर। ये भी एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है इस तट के ऊपर गुजरात के। यहाँ भी जैसे पेट्रोल रसायन वगैरह हैं या कपास वगैरह हैं, उनका आयात निर्यात दूसरे देशों में होता रहता है। उसके बाद फिर यहाँ पर है भरूच, जिसको बड़ोच भी बोलते हैं, ये ध्यान रखें, बड़ोच बंदरगाह है। और फिर उसके बाद है यहाँ सूरत, ये एक जमाने में 18वीं शताब्दी से पहले बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह था। 18वीं शताब्दी में इसने अपना महत्व खो दिया था। अब ये 10वीं क्लास में एक प्रश्न भी है सामाजिक में कि सूरत का महत्व 18वीं शताब्दी में क्यों घटा। इसका महत्व इसलिए घटा क्योंकि मुंबई जैसे, कलकत्ता जैसे बंदरगाह स्थापित हो गए थे, चेन्नई जैसे, और जिससे कि यहाँ का जो सामान है उन बंदरगाहों से देश विदेशों में आने जाने लगा था, इसीलिए सूरत ने अपना महत्व खो दिया था। लेकिन एक जमाने में सूती कपड़ा, मसाले या विदेशों से जो दूसरी चीज़ें आती जाती उनके लिए बहुत प्रसिद्ध बंदरगाह था विदेशियों के लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ है मुंबई, मैं यहाँ लिख देता हूँ मुंबई काफी प्रसिद्ध बंदरगाह है। प्राकृतिक 7 समुद्र टापुओं को आंट करके अंग्रेजों ने इसको बनाया था, और यह है एक तरह से जो पश्चिमी तट है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इसके ठीक नहीं, ये एक ऐसा है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कंटेनरों का आवागमन होता है, कंटेनर सबसे ज्यादा इसी पे रुकते हैं। पूरे देश का 12% व्यापार अकेला इसी बंदरगाह से होता है, मुंबई से, ये ध्यान रखें। देखिए क्या है, इसके नीचे एक बंदरगाह है जिसका नाम है नवाहा सेवा, मैं लिख देता हूँ यहाँ, नवाहा सेवा, यानी इसको जवाहर पोर्ट भी बोलते हैं, जवाहर लाल पोर्ट बोलते हैं। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, आधुनिक बंदरगाह है। मुंबई का भार करने के लिए प्रतिस्थापित किया गया है, या यूं कहिए कि एक मुंबई ही है किस्म का, ये थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आधुनिक सुविधाएं हैं, सबसे ज़्यादा कंटेनर रुकते हैं, पूरा व्यापार का 12% अकेला लोड लेता है, और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये भी ध्यान रखें, मुंबई या फिर नवाहा सेवा पोर्ट जिसको हम कह सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं तो मारवा गोवा है, ये देखिए मारवा गोवा, ये गोवा में है। इससे भी लोहा, इससे खाद, पेट्रोल, रसायन, इनका व्यापार, कपड़ा वगैरह इनका व्यापार होता है। मुंबई है, इससे भी कपड़ा वगैरह विदेशों में जो सूती कपड़ा, क्योंकि इस क्षेत्र में काले ट्रैक में सूती कपड़ा उस तरह उद्योग हैं यहाँ पर, उनका भी। दूसरा फिर क्या है, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ है मंगलोर, मंगलोर बंदरगाह है ये देखिए, एक जमाने में काफी प्रसिद्ध बंदरगाह होता था मंगलोर। और यहाँ जो है, जो भारतीय सेना है उसका
सबसे बड़ा बेस बना हुआ है, ये ध्यान रखें। एक तरह से मारमागोवा में है शायद, वो नहीं मारमागोवा में है। सेना का सबसे जो बड़ा बेस है, सेना का बेस यानी सेना का बेस जो है वो मारमागोवा में है सबसे बड़ा। यानी कहने का तात्पर्य हमारा क्या है, हमारा यह है कि जो सेना है उसका, जैसे कि जो बड़े बड़े हथियार होते हैं किसी भी प्रकार के, या जो अधिक सेना है, बड़े जहाजी बेड़े हैं, वो यहीं से संचालित होते हैं, यानी मारमागोवा से। और मंगलोर है यहाँ से एक तरह से सदरी लोहा जिसको बोलते हैं, पिंगला हुआ लोहा। जैसे यहाँ पर जो कर्नाटक में लोहे कारखाने, उनसे लोहा आयात जो है ना वो अमेरिका या दूसरे जो मतलब यूरोपीय देश हैं उनको आयात निर्यात किया जाता है, और वहाँ से पेट्रोल रसायन या दूसरे अरब देशों से यहाँ से कुछ अनाज वगैरह ऐसे भेजा जाता है, और गर्म मसाले वगैरह जो हैं वो भी यहाँ से इधर उधर भेजे जाते हैं। और उसके बाद यहाँ से फिर थोड़ा सा आगे जा करके कालीकट बंदरगाह है, कालीकट ये वही बंदरगाह है जहां सबसे पहले वास्को डी गामा आया था 1498 में, ये ध्यान रखें। और राजा जमोरिन था, उसने उसका स्वागत किया था, और जब वो यहाँ से गया था तो वो अपने साथ यहाँ पर से गरम मसाले लेकर के गया था, जिसकी यूरोपीय देशों में बहुत बड़ी मांग थी। वापिस जब वो आया तो वहाँ से एक तरह से वो अंग्रेजी लड़कियाँ, शराब, कांच से बनी हुई वस्तुएं ये लेकर के आया था राजा के स्वागत के लिए। तो सबसे पहले इसी ने द्वार खोल दिए थे, वास्को डी गामा यही आया था। वो उसके बाद फिर एक तरह से यहाँ पर जो बंदरगाह है वो है कोची, जिसको हम बोलते हैं को आधा च अर्ची, मैं यहाँ लिख देता हूँ कोची बंदरगाह है। ये भी यहाँ पर जलियान बनते हैं, ध्यान रखें कि बड़े बड़े जो जहाज जलियान बनते हैं वो कोची बंदरगाह पर ही बनते हैं। कोची बंदरगाह है, यहाँ पर नीलगिरी, अन्नामलाई, चगाई की पहाड़ियाँ हैं, दादा बुद्धन, यहाँ से कॉफ़ी जिसको हम कहवा बोलते हैं, कुछ चाय है, गरम मसाले हैं, रबड़ है, उनका भी आयात निर्यात एक तरह से इस बंदरगाह से होता है। ये हम देख सकते हैं पर एक तरह से। और ये कोचीन बंदरगाह है, ये ध्यान रखें कि यहाँ से चाय, मसाले, पेट्रोल, खाद वगैरह आयागमन जो है ना वो दूसरे देशों से होगा। और कोचीन बंदरगाह की एक खासियत है कि लैगून बंदरगाह है। क्या है ये? लैगून बंदरगाह है। मैं देख लेता हूँ लैगून का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं कि जैसे कोई समुद्री लहरें होती हैं तो वो नीचे से खोखला कर देती हैं, वहाँ के ऊपर वो भाग निकल आते हैं, तो उसको लैगून बोलते हैं। कौन सी एक लैगून बंदरगाह। तो ये तो मुख्य बंदरगाहें थी। कई बार पूछ लेता है कि पूर्व की कोई प्रसिद्ध बंदरगाहें बताइए या पश्चिम की कोई एक दो प्रसिद्ध बंदरगाहें बताइए, तो ये हमने मुख्य बंदरगाहें देखी। देखिए पश्चिम तट कांडला, पोरबंदर, बड़ौच, सूरत, मुंबई नवाहा सेवा, मारमागोवा, मैंगलोर, कालीकट और कोच्चि, कन्याकुमारी, यहाँ से पूर्वी तट टूटिकोरिन, चेन्नई, एन्नोर, नागापट्टनम, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम, पारादीप, हल्दिया और कोलकाता, ये मुख्य बंदरगाहें हैं। बने रहिए हमारे साथ।